अविनाश ने रात को 10 बजे मनोज को हाँफते हुए अपने दरवाजे पर देखा तो चौंक गया। मनोज ने बिना समय बर्बाद किए अविनाश से कहा, अविनाश, मेरे पास अब केवल लास्ट अटेम्प्ट बचा है। इस लास्ट अटेम्प्ट में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मुझे बताओ कैसे पढ़ाई करना है। तो आईएएस के एग्ज़ाम में 4 अटेम्प्ट अलाउड होते हैं, तो अब उसका चौथा और लास्ट अटेम्प्ट बचा था। अविनाश समझ गया कि उसके दिल पर गहरी चोट लगी है। फिर भी अविनाश ने उससे कहा, कल आ जाते, रात को क्यों परेशान हुए। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, एक एक पल मेरे लिए कीमती है, मनोज ने तपाक से कहा। अविनाश ने अपने हाथ में बंधी डिजिटल वॉच उतारी और उसे देते हुए कहा, अब तुम पढ़ाई के सही ट्रैक पर आ गए हो, इसी खुशी में ये गिफ्ट मेरी तरफ से। तो अविनाश ने तुरंत उसको गिफ्ट की तरह दे दिया। मनोज ने चौंकते हुए कहा, थैंक यू अविनाश, लेकिन मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। तुम यदि पढ़ाई के कुछ टिप्स बताओगे तो मेरे लिए बहुत उपयोगी होंगे। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, घड़ी बांध लो पहले। उसने चुपचाप अविनाश द्वारा दी गई डिजिटल वॉच अपनी कलाई पर बांध ली। अविनाश ने मनोज की कलाई पकड़कर उस घड़ी का एक बटन दबाया और उससे कहा, मनोज, यह एक स्टॉप वॉच है। अब मैं तुम्हें पढ़ाई के कुछ नियम बताऊंगा। स्टॉप वॉच मैंने शुरू कर दी है। जितनी देर मैं तुमसे बात करूंगा उतना समय यह वॉच दिखाएगी। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। अविनाश ने आगे कहा, मनोज, 22 मई को आईएएस प्रीलिम्स है, यानी अब केवल 1 महीना बचा है। तो ये एक समझने वाली चीज़ है कि जब जैसे आदमी का प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद वो मेंस की तैयारी करने लगता है, फिर मेंस का एग्ज़ाम देता है कुछ महीनों बाद, और जब मेंस का जब तक रिजल्ट आता है, अगर हो गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ, फेल हो गया, नहीं सिलेक्शन हुआ मेंस में, तो उसको अगली बार प्रीलिम्स देनी है। तो अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो ये बड़ा, जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए भी बड़ा अजीब सिचुएशन होती है कि वो आगे इंटरव्यू की तैयारी करते रहें या भाई दोबारा प्रीलिम्स की करें। तो वही वो समझा रहा है कि मनोज, 22 मई को आईएएस प्रीलिम्स है, मतलब अगले अटेम्प्ट का प्रीलिम्स है, यानी अब केवल 1 महीना बचा है। इस 1 महीने में तुम्हें केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना है। मुख्य परीक्षा को अभी भूल जाओ, क्योंकि पहले ये क्लियर करना एकदम जरूरी है। कुछ देर रुककर अविनाश ने आगे कहना जारी रखा, मनोज, तुम पुराने सालों के पेपर कई बार सॉल्व करो, क्योंकि प्रीलिम्स में पुराने सालों के पेपर में से ही कई प्रश्न सीधे सीधे आ जाते हैं और हम वही प्रश्न गलत कराते हैं। प्रीलिम्स में केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो तुम्हें इस पूरे महीने में प्रैक्टिस बुक से हज़ारों ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करना है। सिलेबस का कोई भी टॉपिक हल्के में नहीं लेना है। मनोज अविनाश की दी जा रही टिप्स का नोट भी करता जा रहा था। अविनाश ने जनरल स्टडीज़ के बारे में बताया। जनरल स्टडीज़ में भी यही ट्रेंड रहेगा। हाँ, आजकल परीक्षा में करंट अफेयर्स बहुत पूछा जाता है, इसलिए किसी मासिक पत्रिका से तुम हर महीने का करंट अफेयर्स तैयार करते रहो। इतना कहकर उसने मनोज की कलाई पकड़ी और स्टॉप वॉच बंद कर दी। फिर उसने कहा, मनोज, मेरी बात पूरी होने में 12 मिनट 16 सेकंड लगे। मनोज ने देखा कि घड़ी 12 मिनट 16 सेकंड पर रुक गई थी। अविनाश ने पूछा, तुम रोज़ कितने घंटे पढ़ते हो? 10 घंटे, मनोज ने सोचते हुए कहा। अविनाश ने हंसते हुए पूछा, कंफर्म? मनोज चुप हो गया। उसने कभी अपने घंटे गिने नहीं थे। अविनाश ने कहा, अब तुम्हें एक एक मिनट का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए यह स्टॉप वॉच हमेशा अपनी कलाई पर बांधो। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो स्टॉप वॉच चालू रखना। जब तुम खाना खा रहे हो, कोई मिलने आ गया हो या किसी से बात कर रहे हो तो इसे रोक देना। एक डायरी में स्टॉप वॉच के हिसाब से पढ़े गए रोज़ के घंटे आपको रिकॉर्ड के लिए दर्ज करने हैं। मतलब कि हर दिन आप रिकॉर्ड करिए कि कितनी देर आपने सही पढ़ाई की है। ये नहीं कि 1 घंटा पढ़ने रहे हैं उसमें आधा घंटा इधर उधर लगा दे रहे हैं। 8 घंटे पर पुअर, 10 घंटे पर गुड और 12 घंटे पर वेरी गुड खुद को दे देना उस रिकॉर्ड में। अब तुम्हें सेल्फ मोटिवेट होकर पढ़ाई करना है। मनोज ने इस तरह की पढ़ाई पहले कभी नहीं की थी,
इस तरह के घंटों का हिसाब तो कभी भी नहीं किया था। सामने किताब रहती थी और वह अपने रूम पार्टनर पांडे से बात करता रहता था और सोचता था कि आज तो 10 घंटे पढ़ाई किए हैं। मनोज अविनाश के कमरे से उत्साहित होकर अपने कमरे पर चला गया। अगले दिन उसने श्रद्धा से अपनी पढ़ाई की नई प्लानिंग डिस्कस की। मनोज, अविनाश एकदम सही कह रहा है। मैं तो अब उत्तरांचल पीएससी पर फोकस करूंगी। इस साल का आईएएस एग्ज़ाम मैं नहीं दे रही, लेकिन तुम्हें अपने चौथे और आखिरी अटेम्प्ट की तैयारी करनी है। केवल उस पर फोकस करो, अब नहीं तो कभी नहीं। मैं अपने मनोज को आईपीएस बनना हुआ देखना चाहती हूँ। एक दिन पहले ही मनोज के प्यार को स्वीकार करने वाली श्रद्धा ने मनोज से कहा। शुरू शुरू में मनोज की पढ़ाई स्टॉप वॉच के अनुसार 6 घंटे से ज़्यादा नहीं हो रही थी। धीरे धीरे उसने 10 से 12 घंटे रोज स्टॉप वॉच के अनुसार पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो अब वो जो इधर उधर टाइम वेस्ट हो रहा था उसको एकदम कंट्रोल कर लिया उसने। इस तरह महीने भर में मेहनत और रणनीति से उसने प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी कर ली। श्रद्धा चाहती थी कि मनोज केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इसलिए उसने मनोज को शाम को कुत्ते घुमाने में समय बर्बाद करने से मना कर दिया। श्रद्धा ने तय किया कि वह अपने खर्चे कम कर देगी, जिससे मनोज को पैसों के लिए अधिक परेशान ना होना पड़े। कि श्रद्धा अपने खर्चे थोड़े और कम करके उससे थोड़ा सपोर्ट कर देगी मनोज को, जिससे कि मनोज का भी काम चल जाए। श्रद्धा ने एक लड़की को रूम पार्टनर रख लिया, जिससे 1,000 रुपये श्रद्धा के बचने लगे। यह पैसे मनोज के कमरे का किराया भरने के लिए काम आने लगे। तो उसने इस तरह से मनोज को सपोर्ट किया। श्रद्धा के कहने पर मनोज ने शाम को कुत्ते घुमाने का काम बंद कर दिया और अब इस तरह से उसको भाई 2 घंटे और मिल गए पढ़ने के लिए। प्रीलिम्स परीक्षा हो गई। मनोज को प्रीलिम्स क्लियर करने में अब कोई संदेह नहीं था। श्रद्धा ने इस बार सिविल सर्विस के स्थान पर उत्तरांचल पीएससी का प्रीलिम्स दिया था। प्रीलिम्स परीक्षा के अगले दिन विकास सर की कोचिंग में पिछले साल आईएएस बन चुके हिंदी मीडियम के विद्यार्थी सौरभ राव तैयारी करने वाले स्टूडेंट को परीक्षा पास करने के टिप्स देने आए। मनोज मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सटीक रणनीति तलाश रहा था। वह सिलेक्टेड सौरभ राव की सफलता की रणनीति को अक्षरशः पालन करने को बेताब था। उसने सौरभ राव से पूछा, सर, मुख्य परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए क्या करें? सौरभ राव ने बताया, लोग मानते नहीं हैं, पर यदि कुछ बातें याद रखें तो सफलता ज़रूर मिलती है। सौरभ राव ने आगे कहा, मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाते, बल्कि निबंधात्मक उत्तर परीक्षा में लिखने होते हैं, मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं। इसलिए प्रीलिम्स की पढ़ाई की स्ट्रेटेजी मुख्य परीक्षा के किसी काम की नहीं है। मुख्य परीक्षा के लिए यही स्ट्रेटेजी है कि अधिक से अधिक याद करो, अधिक से अधिक लिख कर देखो। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के पुराने पेपर सॉल्व करो, बहुत सारे मॉक टेस्ट दो। सौरभ राव की क्लास के बाद मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मुझे समझ आ गया कि मैं तीसरे अटेम्प्ट में क्यों असफल रहा था। उस अटेम्प्ट में मैंने केवल नोट्स पढ़े थे, लेकिन उन्हें याद करके कई बार लिख कर नहीं देखा था, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए। टेस्ट भी नहीं दिए थे मैंने। केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, बल्कि याद कर कर के कई बार लिख कर देखना चाहिए। इस बार मैं सौरभ राव सर के बताए गए तरीके से ही पढ़ूंगा। दोनों मुखर्जी नगर के शक्ति पुस्तक भंडार पहुंच गए। मनोज ने 500 कागजों के 2 पैकेट खरीदे और श्रद्धा से कहा, 1 महीने में 500 पेज, यानी रोज लगभग 20 पेज हमें लिखने हैं श्रद्धा। इतना हमें हर दिन लिखना है। तुम्हें भी उत्तरांचल मुख्य परीक्षा के लिए यही रणनीति अपनानी होगी। हम रोज 20 पेज लिखेंगे, पहले याद करेंगे, फिर लिखेंगे और टेस्ट देंगे। और यह क्रम, ये ऑर्डर परीक्षा तक चलेगा। पर मनोज के मन में कुछ आशंका थी, लेकिन एक समस्या है श्रद्धा, यदि मैं अच्छा न लिख पाया तो गंदा लिखो, पर लिखो। अच्छा लिखने के इंतजार में ही लोग उत्तर नहीं लिखते हैं। अधिकांश विद्यार्थी तो सीधे परीक्षा हॉल में ही पहली बार लिखते हैं। परीक्षा हॉल में पहली बार गंदा लिखने से अच्छा है घर में कई बार गंदा लिखकर हम अपना लेखन सुधार लें। श्रद्धा ने मनोज को समझाया, सही कह रही हो तुम,
इस बार मैं इतना लिखूंगा जितना पूरे जीवन में मिलाकर भी नहीं लिखा होगा। एकदम अब एकदम मनोज एकदम भर गए हैं एकदम भाव से। मनोज ने कहा कि इस बार मैं इतना लिखूंगा जितना मैंने अपने पूरे जीवन में आज दिन तक नहीं लिखा होगा। मनोज अब सुबह 4 बजे उठने लगा भोर काल में, और जितने लोग आज दिन तक सक्सेसफुल हुए हैं वो हमेशा सुबह जल्दी उठे हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है। पढ़ाई के क्षेत्र में जो सुबह उठ के नहीं पढ़ा फिर तो मामला गड़बड़ है। मनोज अब सुबह 4 बजे उठने लगा, परीक्षा के पुराने पेपरों का अवलोकन करता और निश्चित टॉपिक के प्रश्न का उत्तर नोट्स और किताबों से याद करता। उसे जब वह टॉपिक याद हो जाता तो निश्चित समय सीमा में उसे लिखकर देख लेता, टाइम बाउंड तरीके से। सुबह से लगातार 12 बजे तक, उसके बाद दोपहर में 2 घंटे के भोजन और विश्राम के बाद 2 बजे से 6 बजे तक दूसरे विषय में यही क्रम को दोहराता था। तीसरे अटेम्प्ट के विपरीत इस बार श्रद्धा सुबह से मनोज के कमरे पर नहीं आती थी, बल्कि दिन भर की पढ़ाई का लक्ष्य दे जाती। श्रद्धा साइंस, टेक, इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर पर अपने कमरे से नोट्स बनाकर शाम को 6 बजे उसके कमरे पर आती। फिर दोनों सामान्य अध्ययन के टॉपिक रात को 10 बजे तक लिख लिख कर याद करते। पर इसके बावजूद मनोज के लिए सामान्य अध्ययन की समस्या अभी भी बनी हुई थी। उसे सामान्य अध्ययन की कोचिंग की ज़रूरत महसूस हो रही थी। बिना कोचिंग के जनरल स्टडी में अच्छे नंबर नहीं लाए जा सकते थे। एक दिन श्रद्धा ने मनोज से कहा कि उसकी सहेली एक कोचिंग में सामान्य अध्ययन पढ़ने जाती है। विनय सर ने ध्येय नाम से 1 महीने पहले ही यह कोचिंग खोली है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मनोज श्रद्धा के साथ ध्येय कोचिंग पहुंच गया। श्रद्धा ने विनय सर से कहा, सर हम 2 लोग पढ़ने वाले हैं, पर पैसों के अभाव में केवल एक ही फीस दे पाएगा। विनय सिंह को अपनी कोचिंग के पहले ही बैच में मुफ्त पढ़ने वालों से सामना करना पड़ गया। मनोज ने विनय सर को एकदम ईमानदारी से बता दिया, सर मेरे पास फीस के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं, पर सामान्य अध्ययन पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। विनय सर के पास अभी 15 स्टूडेंट ही आए थे। उन्हें अधिक से अधिक स्टूडेंट की ज़रूरत थी, फिर भी वे फ्री स्टूडेंट नहीं चाहते थे। उन्होंने मनोज को टालने की कोशिश की। यदि मैंने तुम्हें बिना फीस के पढ़ाया तो दूसरे स्टूडेंट के साथ यह अन्याय होगा। तो ये विनय सर कह रहे हैं मनोज से। मनोज ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने कहा, सर बिना जनरल स्टडी की कोचिंग के मेरा सिलेक्शन संभव नहीं है। सिलेक्शन के बाद मुझे पहली सैलरी मिलेगी, मैं सबसे पहले आपकी फ़ीस चुकाऊंगा। मनोज की बात सुनकर विनय सर हंस दिए। फिर उन्होंने अपनी टेबल के ड्रॉर में से 8,000 रुपये निकाले और मनोज को देते हुए कहा, फीस तो तुम्हारी माफ़ नहीं हो सकती, इसलिए यह पैसे लो और काउंटर पर जमा कर दो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तब वापस कर देना, पर अभी पैसे के अभाव में तुम पढ़ाई से वंचित नहीं हो सकते। तो मतलब विनय सर ने बड़ा सोच समझ के एकदम सही डिसीजन देखिए यहाँ पे लिया है कि ये भी नहीं कह रहे कि मैं तुम्हें फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कि इससे गलत संकेत जाएगा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन पे। रादर उन्होंने उसको पैसे कर्ज की तरह से एक तरह से दे दिए कि भाई जब तुम्हें सैलरी मिलेगी तब तुम दे देना। पहली बार मिलने वाला कोई अनजान टीचर उसके लिए अपनी जेब से 8,000 रुपये दे रहा था। मनोज का मन विनय सर के प्रति सम्मान से भर गया। विनय सर के पढ़ाने का तरीका भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। वह पढ़ाने से ज़्यादा टेस्ट लेने में भरोसा रखते थे, हैंड्स ऑन कराते थे एकदम। उनकी कोचिंग में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता था अगले दिन पढ़ाने के पहले उसका टेस्ट ज़रूर लेते थे। उसने अपने लक्ष्य के अनुसार हिंदी, इतिहास और सामान्य अध्ययन के सैकड़ों प्रश्नोत्तर लिख डाले। उसने मतलब मनोज ने। विकास सर, विनय सर उसके लिखे हुए उत्तर को चेक करते और गलती निकालने पर मनोज फिर से सुधार कर लिखने का अभ्यास करता। मतलब लिखता और विनय सर और विकास सर दोनों से चेक भी करवाता था अपने आंसर्स, क्योंकि सारे ऐसे टाइप आंसर्स होते थे। चेक करवाता था, फिर फीडबैक लेता था, फिर करेक्ट करता था, फिर लिखता था। अगस्त की 5 तारीख आ गई। अविनाश के कमरे पर उसके बर्थडे की पार्टी चल रही थी।
गुप्ता और शरद डांस कर रहे थे। मनोज की पढ़ाई अच्छे चलने के कारण आज वह भी अविनाश के बर्थडे पार्टी में आ गया था और डांस कर रहा था। उसके डांस के स्टेप बेतरतीब थे, मतलब अजीब सा थे थोड़े। पास बैठी हुई श्रद्धा उसके अनगर डांस पर मोहित हुए जा रही थी। नवल और पांडे बैठकर पनीर बनाने के लिए प्याज और टमाटर काट रहे थे। तभी किसी ने सूचना दी कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। पार्टी थम गई। डांसरों के थिरकते हुए पैर जड़ हो गए। पार्टी बाजों के दिलों की धड़कनें अचानक बढ़ गई। मनोज धम्म से जमीन पर बैठ गया। प्रीलिम्स के अच्छे पेपर जाने के बावजूद अंतिम अटेम्प्ट की प्रीलिम्स की रिजल्ट के प्रति आशंकित करने वाले भय ने उसे घेर लिया था, क्योंकि भाई लास्ट अटेम्प्ट था तो बहुत थोड़ा सा चिंतित हो गया। प्याज और टमाटर अधूरे कटे छूट गए वहीं पे, जो दो लोग प्याज टमाटर काट रहे थे। पांडे, अविनाश, गुप्ता, नवल और मनोज रिजल्ट जानने के लिए तड़प उठे। मनोज के रूम पार्टनर शरद ने यह प्रीलिम्स नहीं दिया था, इसलिए वह केवल दर्शक बना रहा, क्योंकि वो बाद में आया था तैयारी करने, तो इस बार नहीं दिया उसने। वह सभी के रिजल्ट इंटरनेट पर देख आया। शरद, मनोज, अविनाश, नवल, पांडे का प्रीलिम्स क्लियर हो गया। इस बार तो मनोज तो थे ही, पांडे जी का भी क्लियर हो गया, गुप्ता का नहीं हुआ। तो गुप्ता जी जो है, वो जो आईपीएस वाली अपनी वर्दी पहन के जो कर रहे थे, उनका नहीं हो पाया। वो अभी भी गुस्से में पढ़ाई कर रहे थे, टेक्निक से नहीं पढ़ाई कर रहे थे। वह दुख से भर गया। उसने अपने दुख को कंट्रोल करने के लिए सिगरेट का एक लंबा कश लगाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। सब घबरा गए। अविनाश ने जमीन पर गिरे हुए गुप्ता को झकझोरा। उठो बे गुप्ता, उसको हिलाते उठाने की कोशिश किया। शरद ने घबराकर पानी का छिड़काव गुप्ता के मुंह पर किया। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। उसके चारों अटेम्प्ट खत्म हो गए थे। तो ये गुप्ता का चौथा और लास्ट अटेम्प्ट था। उसका एक बार भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसे होता है। और ये तो जबकि कहानी है जिस समय की, उस समय 4 अटेम्प्ट होते थे। जहाँ तक मुझे याद आता है, इस कुछ टाइम और पहले थोड़े और ज़्यादा अटेम्प्ट अलाउड हुआ करते थे। तो लोग लगातार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहते थे, उनकी बहुत उम्र निकल जाती थी और फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन भी नहीं होता था और वो किसी और नौकरी के लायक भी नहीं बचते थे। तो ऑफकोर्स उसी तरह की सिचुएशन यहाँ बताई जा रही है। 4 अटेम्प्ट उसका निकल गया था और उसका एक बार भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। वह अपने कमरे में गया और उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया। गुप्ता के इस तरह कमरा बंद करने से सभी लोग आशंकित हो गए। अविनाश ने आवाज़ लगाई, गुप्ता नौटंकी मत करो, बाहर आ जाओ, प्याज टमाटर कट गए हैं, पनीर कौन बनाएगा। तो थोड़ा मजाक की तरह से उसने करने की कोशिश की। गुप्ता अच्छा कुक भी था, इसलिए आज की पार्टी में पनीर बनाने का दायित्व उसी के पास था। अविनाश को डर था कि अब पनीर कैसे बनेगा। ग्रुप में आज सफलता का अनुपात ज़्यादा था, इसलिए अविनाश केवल गुप्ता के दुख के कारण पार्टी निरस्त करने के मूड में नहीं था। अविनाश के पुकारने के बावजूद अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। सभी की चिंता बढ़ने लगी। नवल ने गुप्ता के मन को सांत्वना देते हुए कहा, गुप्ता 4 अटेम्प्ट की व्यवस्था केवल आईएएस की परीक्षा में है। स्टेट पीएससी की परीक्षा 40 साल तक दे सकते हैं। 10 साल हैं अभी तो और तुम्हारे पास, घबराओ नहीं। इतना कहकर नवल ने दरवाजे में लात मारकर गुप्ता को चिताया कि यदि वह जल्दी बाहर ना आया तो दरवाजा तोड़ा भी जा सकता है। गुप्ता भी ग्रुप के धैर्य की परीक्षा ज़्यादा देर तक नहीं ले पाया। वह जानता था कि ज़्यादा देर को भवन में रहने के कारण ग्रुप के सदस्य उसे अकेला दुखी छोड़कर अपनी रसोई रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तो चले जाएंगे अपना खाने, फिर उसे मनाने वाला कोई नहीं हो रहेगा, इसलिए वह मान गया। उसने दरवाज़ा खोल दिया। वापस आने पर उसके हाथ में 6 स्टील के स्टार और 2 आईपीएस के तमगे थे। वह अपनी पुलिस की वर्दी में से उन्हें निकाल लाया था। उसने वे तमगे और स्टार बाथरूम के बाहर रखे डस्टबिन में फेंक दिए और गाली देते हुए बोला, साला चलो टंटा ख़त्म हुआ। तो अब उसका हुआ नहीं तो उन्होंने फेंक दिया सब, बोले चलो साला टंटा ख़त्म हुआ। आईपीएस में वैसे भी अपने राज्य में पोस्टिंग नहीं मिलती। अब देखिए दूसरी तरह की भाषा शुरू कि आईपीएस में भाई ऑल ओवर इंडिया कहीं पोस्टिंग हो सकती है, तो कह रहे हैं आईपीएस में वैसे भी अपने राज्य में पोस्टिंग नहीं मिलती, केरल या पश्चिम बंगाल में आईपीएस बनने से क्या लाभ।
जंगल में मोर नाचा किसने देखा? भाई इधर उधर कहीं पोस्टिंग हुई तो कौन जानेगा, अपने स्टेट में पोस्टिंग लेंगे तब अपना नाम होगा। तो जनरली इस तरह से लोग बात करते हैं। मनोज ने गुप्ता द्वारा डस्टबिन में फेंके आईपीएस के स्टार और बिल्ले निकाल कर अपनी जेब में रख लिए। भाई श्रद्धा ने आईपीएस बनने के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो कैसे अभी उसको डस्टबिन पड़ा रहने देते, निकाल के रख लिए। श्रद्धा ने आईएएस का यह प्रीलिम्स नहीं दिया था इसलिए, लेकिन कुछ दिन बाद आए रिजल्ट में उसकी उत्तरांचल पीएससी की प्रीलिम्स क्लियर हो गई। श्रद्धा हरिद्वार जाकर उत्तरांचल की मुख्य परीक्षा भी दे आई। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मनोज दुगने जोश के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गया। उसे अब दिन रात का होश नहीं रहा। 20 पेज लिखने का लक्ष्य रोज 25-30 पेज तक पहुंच गया था। अब वो हर दिन 25-30 पेज लिख रहा था। एक अजीब सा पागलपन उस पर छा गया था। उसके दिमाग में इस समय केवल पढ़ाई ही थी। वह सब कुछ भूल गया था, घर परिवार दोस्त रिश्तेदार सब कुछ। केवल याद करना लिखना बस। मुख्य परीक्षा में केवल 1 महीना बचा था। उसने विकास सर और विनय सर के यहाँ टेस्ट पेपर देना शुरू किए। मनोज पूरे 3 घंटे तक पूरी एकाग्रता से केवल टेस्ट पेपर सॉल्व करता। वह प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले एक रूपरेखा तैयार करता कि उस उत्तर में लिखना क्या है। भले ही उस रूपरेखा को बनाने में उसे 3 या 4 मिनट लग जाएं, पर बिना रूपरेखा बनाए वह प्रश्न शुरू नहीं करता। वह पूरा प्लानिंग कर लेता था, इसमें मुझे क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं मेन, और फिर उस हिसाब से वो पूरा फ्लो लिखता था। मनोज ने 1 महीने 25-30 टेस्ट पेपर कोचिंग में जाकर दे दिए। इन टेस्ट पेपरों से उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। परीक्षा आ गई। मनोज का सेंटर दिल्ली में ही था। उसके सभी पेपर हो गए। श्रद्धा उत्तरांचल मुख्य परीक्षा और मनोज आईएएस मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करने लगे। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट इंटरनेट पर लोड हो रहा था। शरद सबके रिजल्ट देखने इंटरनेट कैफे गया था। तो शरद को यही काम मिला, वो जूनियर थे, उनको कहे भाई तुम सबका रिजल्ट देखो। मनोज के साथ उसके कमरे पर अविनाश, नवल और पांडे मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का सांसें थामे इंतजार कर रहे थे। सबके सब भाई प्रीलिम सबका क्लियर हुआ था। सब लोग आज वहीं बैठ के इंतजार कर रहे थे। पांडे ने पहली बार मुख्य परीक्षा दी थी। अब तो भाई पांडे जी भी हैं, आप लोग देख रहे हैं, एकदम मुख्य परीक्षा देख बैठे हैं। वह भी अविनाश के साथ मनोज के कमरे पर आ गया था, क्योंकि मनोज का ही रूममेट था शरद, और शरद गया देखने, तो सब लोग वहीं बैठ के इंतजार कर रहे थे मनोज के कमरे पर। श्रद्धा भी मनोज का रिजल्ट जानने उसके कमरे पर आ गई थी। प्रीलिम्स में गुप्ता कंकड़ की तरह छट कर बाहर हो चुका था और वह आगे की दौड़ के झंझट से मुक्त हो गया था। इसलिए आज के रिजल्ट को वह केवल एक मनोरंजक घटना के रूप में देख रहा था। गुप्ता जी का कोई इसमें ज़्यादा तो कुछ था नहीं, तो अपना वो बस एंजॉय कर रहे थे। गुप्ता ने इस समय का सदुपयोग किया और पत्रकार की भूमिका में आ गया। उसने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए मनोज से पूछा, मनोज जी, आपका यह अंतिम अटेम्प्ट है, कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है, तो हम ये पत्रकार की तरह एक्ट कर रहे हैं। अविनाश ने गुप्ता को गाली देते हुए कहा, गुप्ता, यहाँ प्राण निकले जा रहे हैं और तुम फालतू प्रश्न पूछ रहे हो। पर मनोज ने गुप्ता को जवाब दिया, यह अंतिम प्रयास है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। पर हाँ, मेहनत बहुत की है इस बार मैंने, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी तरफ से संतुष्ट हूँ, बाकी सब मेरे हाथ में नहीं है। तभी शरद हाँफता हुआ आ गया। सबकी सांसें अटक गईं। शरद ने सस्पेंस ना रखते हुए कहा, मनोज भैया और अविनाश जी मुख्य परीक्षा में पास हो गए, पांडे जी और नवल जी का नहीं हो पाया। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसके जीवन की पहली मुख्य परीक्षा क्लियर हो गई थी। वह चीख कर अपनी खुशी व्यक्त करना चाह रहा था, लेकिन पांडे और नवल का दुख देखकर उसने अपनी खुशी कंट्रोल कर ली। पांडे और नवल अविनाश और मनोज की खुशी के विपरीत उदास और दुखी बैठे रहे। गुप्ता को पांडे और नवल के रूप में 2 नए साथी मिल गए। गुप्ता जी जो है इसमें भी अपना अंदर अंदर खुश हो रहे होंगे। अपने समाज में वृद्धि होते हुए देख गुप्ता संतुष्ट हो गया। पांडे और नवल को असफल और दुखी देखकर मनोज ने कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, अगली बार तुम्हारा जरूर हो जाएगा। निराश और दुखी पांडे
पर मनोज की सांत्वना का कोई असर नहीं पड़ा। वह मनोज के पलंग पर निढाल सा बैठा रहा। नवल भी अपनी असफलता के दुख में वहीं कुर्सी पर बैठा रो रहा था। अब इस कमरे का दृश्य बड़ा अजीब था। दो सफल लोग प्रसन्न थे और दो असफल लोग रो रहे थे। दो तटस्थ व्यक्ति दुखी लोगों को ढांढस बंधा रहे थे और सफल लोगों को बधाई दे रहे थे। सो 2:2:2 का यहाँ पे रेशो आप लोग देख सकते हैं। कुछ देर बाद सभी अपने अपने रास्ते चल दिए। रास्ते में गुप्ता ने अविनाश से पूछा, अविनाश, तुम तो कहते थे कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले को प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए, पर आज तो प्रेमी मनोज सफल हो गया और प्यार ना करने वाले पांडे जी असफल हो गए। अब क्या कहोगे? अविनाश ने भड़क कर कहा, कुछ नहीं कहूंगा, चलो चुपचाप। अविनाश इस नाजुक मौके पर पांडे का दिल नहीं दुखाना चाहता था। पांडे आज अपनी असफलता से बहुत दुखी था। उसे यह भी नहीं समझ आ रहा था कि मनोज का मेंस कैसे निकल गया। मनोज तो दिन भर श्रद्धा के प्यार में डूबा रहता था, फिर मनोज मुख्य परीक्षा में कैसे पास हो गया? पांडे को नहीं पता था कि 5 महीनों में मनोज ने किस तरह और कैसी कड़ी पढ़ाई की थी। गुप्ता की सेहत पर इस रिजल्ट का कोई असर नहीं हुआ था। गुप्ता जीत भाई वैसे भी उनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, इसलिए वह मुक्त भाव से कमेंट कर रहा था, आज तो मनोज बहुत खुश होगा, उसे प्यार के साथ साथ सफलता भी मिल गई। मनोज के जीवन का सबसे अच्छा निर्णय क्या रहा पता है अविनाश? गुप्ता मनोज के रिजल्ट की व्याख्या कर रहा था और सफल अविनाश से उसकी पुष्टि भी चाहता था। अविनाश ने बात टालने के उद्देश्य से कहा, बता दो, बिना बताए तो तुम मानोगे नहीं। गुप्ता ने अपनी आवाज को रहस्यमयी ढंग से धीमा करते हुए कहा, पांडे को अपने कमरे से निकालना और श्रद्धा से प्यार करना, यह उसका सबसे सही डिसीजन था। पांडे ने जब गुप्ता की बात सुनी तो जैसे उसको आग लग गई। क्रोध से भरे पांडे ने कहना शुरू किया, गुप्ता, मुझे मनोज ने नहीं निकाला, बल्कि मैं ही उसे छोड़कर गांधी विहार आ गया था। दूसरी बात, मनोज की सफलता अभी दूर है, फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये इंटरव्यू अभी बाकी है। तीसरी बात, ऐसे बहुत प्यार देखे हैं। श्रद्धा के घर वालों को जिस दिन पता चलेगा कि वह दिल्ली में प्यार कर रही है, उसे दिल्ली से खींच कर ले जाएंगे और मनोज का प्यार धरा रह जाएगा। गुप्ता, कौन बताएगा श्रद्धा घर वालों को? गुप्ता जी अगला, गुप्ता जी तो पत्रकार हो चुके हैं। उसे गुप्ता कह रहे हैं, कौन बताएगा श्रद्धा घर वालों को? पांडे के मन में अब क्रोध, दुख, ईर्ष्या, निराशा, पराजय के भाव घुल मिलकर गड्ढमड्ढ हो रहे थे। अशांत और व्यथित मन पांडे के कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसने कांपती और तेज आवाज में कहा, कोई तो बताएगा ही, कब तक छुपी रहती है ये बातें? बहुत प्यार कर लिया मनोज ने। पांडे आज प्यार के साथ मनोज की सफलता को पचा नहीं पा रहा था। गुस्से में उसकी चाल तेज हो गई।